कभी आपका मन उद्विग्न होता है, बहुत ठेठ लहजे में कहूँ तो परेशान होता है, तो आप क्या करते हैं? क्या है वो आपका तरीका जिसके सहारे आप जिंदगी के जंगल में, अरण्य में दोबारा दाखिल होने की हसरतें और हिम्मत जुटाते हैं? सबके अपने अपने तरीके हैं। मेरा मन इन दिनों उद्विग्न है। क्यों उद्विग्न है? आसपास की घटनाओं को देखकर। क्या ये नया है? बिल्कुल नहीं है। हम पत्रकार एक अभिशापित कथावाचक की तरह हैं, जिनकी ये शर्त है कि वो किसी भी चरित्र के प्रकटीकरण की क्रम में, किसी भी चरित्र के इतना भी उनके अंदर करुणा रिसे और उसके पक्ष में खड़े नहीं दिख सकते। उनको एक किस्म की निसंगता, एक किस्म की तटस्थता, भले ही वो क्रूर लगे पर वो तटस्थता बरतनी ही होती है। पर आसान है क्या? क्योंकि एक अनिवार्य शर्त है, पत्रकार का जीवन शुरू हो तो वो दिन भर के अपडेट देखे। उसमें घिनौने अपडेट भी होंगे, कुछ क्रूर अपराध भी होंगे, उसमें कुछ डराने वाले आंकड़े भी होंगे, उसमें कुछ मुस्कान, स्मित लाने वाली चीज़ें भी होंगी, उसमें कुछ खबरें होंगी, उन खबरों में लिपटे कुछ आदमी होंगे, कुछ वाक़ये होंगे, कुछ शहर होंगे, कुछ भाव होंगे। आपको उन सब से होकर गुजरना है। आपको कितनी ही दफ़ा कुछ ही घंटों में परकाया प्रवेश करना है। और फिर आप ऐसे हो जाते हैं जैसे मोटरसाइकिल या कार चलाते हुए हम, कि एक इतना जाना चीन्हा रास्ता है कि हमें पता ही नहीं चलता हम कब मुड़ गए, कब दाएं हो गए, कब बाएं हो गए और कब घर पहुंच गए या वो जगह जहां हम पहुंचना चाहते हैं। वैसे हम हर बार जिस जगह पहुंचते हैं ये वही जगह होती है क्या जिसके बारे में हम सोच कर चलते हैं, या कुछ बदल जाता है हम में, घर में और हमारे और घर के बीच में? जब मन उद्विग्न होता है तो हम क्या करते हैं? सबकी अलग अलग डिफेंस मैकेनिज़्म है। मैं कभी योग में आश्रय पाने की कोशिश करता हूँ, कभी संगीत में। आप बहुत परेशान हो और बड़े गुलाम अली खां साहब की आवाज़ में सुने का करूं सजनी आए ना बालम। तो जब वो गाते हैं ना कि तड़पत बीती मोरी उन बिन रतियाँ, तो ऐसा लगता है कि उस्ताद रोएं ना रोएं, लेकिन आपका गला भरने लगता है। गला भरने का ख्याल आता है तो मुझे सबसे पहले क्रौंच पक्षी, मैथुन रथ क्रौंच पक्षी, उनका जब वध होता है तो उसके बाद आदि कवि वाल्मीकि का गला भरना याद आता है, जो जिनके मुंह से स्वतः कुछ पंक्तियां निकली और बाद में वो छंद श्लोक कहलाया, माँ निषाद। मतलब वो कितना स्वतः था। तो उद्विग्न होने पर कभी हम संगीत की शरण में जाते हैं, कभी योग की शरण में जाते हैं, कभी अपनों की शरण में जाते हैं, बात करते हैं। हम ऐसा बहाना देते हैं कि आई जस्ट वॉन्ट टू थिंक लाउड, और उस थिंक लाउड के क्रम में हम चाहते हैं कि कोई हमें सुन ले। और कई दफ़ा उस सुनने के लिए बोलने के क्रम से ही क्लैरिटी आती है। और कई दफ़ा हम किताबों की शरण में जाते हैं। लेकिन ये वैसा नहीं होता कि अच्छा आओ साथी कोई नई किताब पढ़ लें। ऐसे में जैसे बीमारी होने पर हम किसी जाने चीन्हे प्रतिष्ठित जिस पर हम भरोसा कर सकें ऐसे डॉक्टर के पास जाते हैं, वैसे ही अपने राम उन साहित्यकारों के पास जाते हैं जिनमें हमारी बड़ी आस्था है। उनके लिखे में एक किस्म की बुनियादी ईमानदारी है, और वो सारे आरोपों, सारी प्रसिद्धियों, सारे पुरस्कारों, सारी आलोचनाओं से इतर, जबकि वो सब बीत चुके हैं ज़्यादातर, फिर भी उसके लिखे में जो एक किस्म की निष्कलुषता है, एक ईमानदारी है, तो ऐसा लगता है कि वो या कोई दरख्त है, कोई बुज़ुर्ग है जिस पे पता नहीं कितने मौसम बीते हैं और उसकी छाँव में आप बैठे हैं, आप अपने तोतले दुख बयान कर रहे हैं और वो निरख रहा है बिना जज किए, आपकी बातें सुन रहा है और आप उसको सुनाते सुनाते शांत हो रहे हैं।
ऐसे साहित्यकार कौन से हैं हिंदी में? निर्मल वर्मा हैं, जिनकी देह अब नहीं है। ये स्पेसिफाई करना बड़ा ज़रूरी होता है, क्योंकि कवि और साहित्यकार का बीतना देह के स्तर पर एक अल्प विराम जैसा होता है कि एक गठरी है जिसमें अब कुछ नया नहीं जुड़ेगा, और उस गठरी में कितनी ही गांठें हैं जिनको खोल खोल के हम अपनी पसंद की चीज़ें निकाल सकते हैं। और आईना तो वैसे भी इतनी कमाल की चीज़ है जो इन लोगों की गठरी में होता है कि जितनी ही दफ़ा अपनी शक्ल देखो उतनी ही दफ़ा बदला हुआ एक अक्स नज़र आता है, क्योंकि 2 बार के देखने के दरमियान हम भी पर्याप्त बीत चुके होते हैं और उम्र तो आईने की भी गुजर ही रही होती है। निर्मल वर्मा नहीं है देह के स्तर पर, विनोद जी हैं, शतायु हों, स्वस्थ रहें विनोद कुमार शुक्ल, रचते रहें। हमारे एक मित्र हैं, राइटर हैं, एक्टर हैं, थिएटर कर्मी हैं, मानव कौल। तो उनसे एक दफ़ा बात हो रही थी, लॉकडाउन डायरी में हमारी चर्चा भी हुई। आप लोग देखिए, अगर नहीं देखी हो तो खोज के देखिए, लॉकडाउन डायरी मानव कौल के साथ यूट्यूब फेसबुक पे मिल जाएगी आपको। तो मानव भाई जब बता रहे थे ना कि वो विनोद जी से मिलने गए रायपुर और वो बस बैठे हुए थे, तो उनकी आँखों में जो उत्साह, एक वो जो भाव होता है ना कि मैंने वो पा लिया जो मैं पाना चाहता था। आप में से जिन्होंने विनोद कुमार शुक्ल को नहीं पढ़ा है, शायद उनको ये बात कुछ अबूझ सी लगे कि एक व्यक्ति है, साहित्यकार है, उससे मिल लिए तो क्या हो गया। क्योंकि अक्सर जिनको हम किताबों में या पर्दे पर देखते हैं, उनसे मिलते हैं तो ऐसा लगता है जैसे जो हमारे ख़यालों का मिलना था वो कहीं ज़्यादा खूबसूरत था, वो मेरी नज़र का ख़याल था। पर विनोद जी के साथ मिलने पर ऐसा नहीं होता है। मुझे कईयों ने बताया, ये मेरी हसरतों का हिस्सा है कि जैसे ही लॉकडाउन निपटता है मैं सबसे पहले रायपुर जाऊं, उनसे समय लूं और मिलूं। बुज़ुर्ग हैं तो जाहिर सी बात है तभी जा पाऊंगा जब वैक्सीन वगैरह आ चुकी होगी। ऐसे ही एक बुज़ुर्ग हैं जो देह के स्तर पर नहीं है, ख्वाहिश थी मिलने की, कुंवर नारायण। ऐसे ही एक बुज़ुर्ग हैं, देह के स्तर पर नहीं है, ख्वाहिश थी मिलने की, अज्ञेय। और तब आपको एक किताब मिले जो ऐसे ही आपके अपने एक पुरखे ने, एक बुज़ुर्ग ने लिखी है, बाकी सारे बुज़ुर्गों के कृतित्व पर बात करते हुए। तो ऐसा लगता है कि एक सुबह आप सोकर उठे और आप अभी सभ्यता और दिनचर्या के किसी तयशुदा क्रम में नहीं बंधे हैं और माँ आपको कह दे कि आज नाश्ते में खीर है, जबकि आपको पता है कि खीर तो बड़े जतन से और दोपहर या शाम के भोजन में और किसी त्यौहार में मिलती है और आपको बहुत पसंद हो, और सुबह सवेरे पता चले कि आज तो सेवई की खीर मिलेगी, तो आपका मन जैसा हो जाता है। या आप एक सुबह उठें और देखें कि बेल खूब बढ़ गई है, फूल खूब खिलाए हैं, बारिश है, ठंडक है और स्कूल की छुट्टी है और ट्यूशन के मास्टर साहब भी नहीं आएंगे तो पढ़ने से भी छुट्टी है। तो ये जो अकस्मात वाली खुशी होती है ना, वैसी खुशी। कुंवर जी की ये किताब है, इसका शीर्षक है रुख, ये राजकमल प्रकाशन ने छापी है। इसमें कुंवर जी की टीप हैं, उनके समकालीनों पर भी, वरिष्ठों पर, कनिष्ठों पर। उसके कुछ हिस्से पढ़ूंगा। ग्रामीण थोड़ा बड़ा हो गया, पर गो की भावुकता में अतिरंजना एक अपव्यय की तरह माना जाता है ये भाव। पर ग्रामीण का शायद मकसद ही यही है ना कि मैं खबरों की दुनिया से इतर, लिखे तयशुदा फॉर्मेट से इतर, अपनी रॉ में अपने सुर तलाश सकूं। जैसे आप संगीतकारों को सुनते हैं ना, हम प्रायः रिकॉर्ड पर सुनते हैं तो वो होता है कि जब वो बिल्कुल पक्का हो गया सुर, जिसको हम फाइनल टेक कहते हैं। पर उससे भी पहले कई दफ़ा वो टेक होता है, रिकॉर्डिंग से पहले होता है। या कभी आप देखिए कि बहुत तन्मयता में कोई सिर्फ तानपूरा या सितार लेकर रियाज़ कर रहा है, आलाप ले रहा है, उसका एक अलग किस्म का आस्वाद होता है। और पता नहीं क्यों मैं जब आपसे ये बोल रहा हूँ तो जो पहला बिंब मेरे दिमाग में आया वो है कोल्हापुर में चमड़े की वर्कशॉप में
चमड़े की जो कोल्हापुरी चप्पलें हैं उनको गांठते कुछ काका लोगों का, और उन काका लोगों को देखा तो जानते हैं सबसे पहले क्या याद आया, और उससे लगता है कि ये न्यूरॉन्स कितने मतवाले हो सकते हैं। काका को देखा, उनका चश्मा देखा, तो सबसे पहले हरमाइनी याद आई। ये हरमाइनी ग्रेंजर कौन है? जिन्होंने हैरी पॉटर पढ़ी है, नहीं पढ़ी है तो ज़रूर पढ़िए। फिल्में हैरी पॉटर किताब का शतांश भी नहीं है। तो वो हरमाइनी जब पहली दफ़ा मिलती है हैरी से, तो वो एक मंत्र पढ़ती है और हैरी का चश्मा यहाँ बीच से टूटा होता है, तो उसको जोड़ देती है। तो मुझको लगता है कि एक हरमाइनी को यहाँ भी आना चाहिए किसी घरों द्वार से निकलकर। तो काका की सबकी बातें याद आ रही हैं। मैंने रुख पढ़ी दोबारा से और कुछ मैंने पन्ने मोड़ रखे हैं। इसके कुछ अंश आपको सुनाऊंगा ताकि इस सारे विस्तार के बाद कुछ आप तक ऐसा पहुँचे जो मेरी लंतरानियों जैसा हल्का नहीं है, कुछ वज़न है उसमें, गुरुत्व है। और आप लोग जो कि अक्सर पूछते रहते हैं अलग अलग माध्यमों पर कि क्या पढ़ें, तो ये स्वतः ही आपको एक रिकमेंडेशन भी हो गया कि निर्मल वर्मा को पढ़िए, अज्ञेय को पढ़िए, कुंवर नारायण को पढ़िए, मनोहर श्याम जोशी को पढ़िए, विनोद कुमार शुक्ल को पढ़िए। और अब पढ़ते हैं। कुंवर जी लिखते हैं निर्मल वर्मा पर, एक बुनियादी सौजन्य और विनम्रता है निर्मल के स्वभाव में, जिससे उनके लेखन का भी स्वभाव बनता है, खासकर उनकी भाषा का स्वभाव, जिसका असर हम पर बहुत धीरे धीरे लेकिन स्थायी दृढ़ता से पड़ता है। उनकी भाषा में हिंसा नहीं है, जिसका यह मतलब नहीं कि उसमें ताकत नहीं है। सुनिए, उनकी भाषा में हिंसा नहीं है, जिसका यह मतलब नहीं कि उसमें ताकत नहीं है। उसमें हिंसा के खिलाफ एक अडिग मानवीय भावना की संपन्नता है। और भावना शब्द को निर्मल के लेखन और भाषा के संदर्भ में इस्तेमाल करना सामान्य नहीं, एक विशिष्ट अर्थ रखता है। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। अज्ञेय पर इसमें एक लेख है और एक लेख यहाँ मैंने मोड़ के रखा है, विनोद कुमार शुक्ल पर है। मतलब मेरे लिए इट वॉज़ अ ब्यूटीफुल डिस्कवरी। इसका देखिए एक पन्ना है, एक उपन्यासकार जीवन को किस तरह देखता है, इस पर ही बहुत कुछ निर्भर है कि वह अपनी रचना संघर्ष को किस तरह संगठित और फिर रिजॉल्व यानी कि विघटित कराता है। तुलसी जिस प्रसंग को एक आदर्श में रिजॉल्व करते हैं, वाल्मीकि उसी प्रसंग को और आगे तक ले जाते हैं, राम सीता के भौतिक अंत तक। लेकिन वह आध्यात्मिक अंत नहीं है, जिसकी चर्चा बाद में करूंगा। वाल्मीकि तुलसी की तरह आदर्शवादी नहीं है, अपेक्षाकृत अधिक यथार्थवादी हैं। लेकिन व्यास की तरह नहीं है, जो गीता में आदर्शवादी नहीं मनोवैज्ञानिक है। भारतीय जीवन दृष्टि भौतिक अंत को त्रासदी नहीं मानती, क्योंकि उसे अंतिम नहीं मानती। वह एक अमरता, एक भविष्य स्वर्गलोक की कल्पना करती है, जहां मनुष्य चिरसुखी रह सकता है, इस मौजूदा दुनिया से परे। मार्क्स ने भी इस परे की कल्पना की है। स्वर्ग जिसे राम के हाथों से मरकर रावण भी प्राप्त करता है, लेकिन ज्यादा बड़ी बात है उस स्वर्ग को पाना नहीं, जितना उसे इस पृथ्वी पर उतार लाना। पर स्वर्ग एक सोने की चिड़िया है जो राक्षसों के हाथों में है। इन राक्षसों को मारे बिना वह चिड़िया, जो दरअसल सबकी है, पाना संभव है। एक दिन जरूर सब राक्षस मारे जाएंगे और आदमी जीतेगा, तब तक लड़ाई जारी है। सबसे अंत में असद जैदी की एक कविता है। असद जैदी पर लिखते हुए कुंवर जी ने उसका जिक्र किया है, वो पढ़ूंगा और आज के लिए छुट्टी लूँगा। बहुत समय ले लिया आज मैंने आप लोगों का। मतलब इसमें बहुत है। केदार जी की कविता का जिक्र है, विष्णु खरे की कविता का जिक्र है, उस पर भी आ सकते हैं। जैसे कमलेश की कविता पुस्तक का जिक्र करते हुए वो लिखते हैं कि उस राह जाना था, गए पर नहीं पहुँचे, औरों के साथ गए, गए पर भटक गए। मैं कितना भटक रहा हूँ लगातार। ये देखिए, असद जैदी को भी आपको खोज के पढ़ना चाहिए। खुलो एक अच्छी खबर की तरह, खुलो एक अच्छी खबर की तरह,
नहीं तो एक बुरी खबर की ही तरह सही, नहीं तो एक बुरी खबर की ही तरह सही, अचानक गले लिपट कर शर्मिंदा कर दो मुझे। मेरी बड़ी आस्था है गले मिलने में। मैं अपनों को जैसे माँ से मिलता हूँ, प्रणाम करता हूँ, लेकिन जब तक उनको ऐसे भींच नहीं लेता ना, तब तक लगता है कि प्रणाम और आशीर्वाद, वो जो संबंध है वो पूरा हुआ नहीं। यही बात मित्रों के साथ, बहनों के साथ, दोस्तों के साथ लागू होती है। और जब मन उद्विग्न हो तब तो गले ज़रूर मिल लेना चाहिए। हालांकि ये कोविड-19 का दौर है और तमाम सतर्कताएं ज़रूरी हैं, और आप भौतिक रूप से भले ही गले न मिल पाए, लेकिन किसी को सुन लें, किसी की गुन लें, किसी की सुध लें, ये बहुत ज़रूरी है। क्योंकि ये सिर्फ एक सूखी सलाह नहीं है कि कोविड के दौर में लोग मानसिक अवसाद के शिकार में, हमारे पास बहुत सारे इस तरह के फ़ोन आते हैं, मैसेजेस आते हैं, तो ग्रामीण के दर्शक और श्रोता यही कर सकते हैं कि अपने आसपास को टटोलें, लोगों से बात करें। बात में बहुत बात होती है। आप देख रहे हैं मेरा यानी सौरभ द्विवेदी का खबरों से इतर, मन की खिड़की खोलने वाला, निरखने वाला और आपको एक मौका देने वाला, एक संवाद की शुरुआत करने की कोशिश करने वाला वीडियो ब्लॉग ग्रामीण, जो कि आप सबसे पहले देखते हैं हमारे इंस्टाग्राम पेज लटक पर, और इसके अलावा अब ये फेसबुक और यूट्यूब पर भी लटक पर उपलब्ध है। शुक्रिया।